हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन हीट एंड थर्मो पेस बुकलेट से एक्सरसाइज 3 डिस्कस करने वाले। टोटल इसमें 24 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस देख लो। ये इसका आंसर की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये पैसेज में देखो क्या दिया। सब्सटेंस इज इन सॉलिड फॉर्म एट 0 डिग्रीज। द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सब्सटेंस and its temperature are plotted in the following graph. If the relative specific heat capacity of the solid is 0.5, find from the graph the mass of the substance. Relative specific heat capacity मतलब specific heat capacity of substance upon specific heat capacity of water। ये 0.5 दिया होगा, तो solid का जो specific heat capacity है उसको अपन 0.5 and water का 1 calories per gram degree Celsius मान सकते हैं, right? Heat supplied और temperature, इसमें रिलेशन क्या होगा? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। इसका मतलब डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू, जो कि ग्राफ का स्लोप होगा, ये 1 अपॉन एम एस के इक्वल होगा, राइट? एंड हम लोग ये वाले स्लोप की बात कर रहे हैं। ये वाला जो लाइन है वो सॉलिड का होगा, फिर ये वाले लाइन का मतलब है यहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस शुरू हो गया, एंड फाइनली जो आखिरी वाला लाइन है वो लिक्विड का होगा, राइट? तो जो रेड कलर वाला लाइन है करस्पॉन्डिंग टू सॉलिड, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ग्राफ के अकॉर्डिंग डेल्टा वाई कितना है? टेम्परेचर 0 से 80 चेंज हो रहा है, तो डेल्टा वाई 80 एंड डेल्टा एक्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 यूनिट्स इज 1000, तो 4 यूनिट्स विल बी 800, तो स्लोप 1 अपॉन 10 आ रहा है, राइट? दैट मीन्स 1 अपॉन एम एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, मतलब एम एस 10 के इक्वल होगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपन ने 0.5 कैलकुलेट किया था, तो मास 20 ग्राम्स आ रहा है, राइट? 20 ग्राम्स मतलब ऑप्शन बी। फिर इस पैसेज का सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं। द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस इन सीजीएस। मेल्टिंग प्रोसेस के लिए जो हीट सप्लाइड है वो एम एल एफ के इक्वल होता है। यहाँ पे हमें एल एफ कैलकुलेट करना है। मेल्टिंग प्रोसेस मतलब ये वाला, और इसमें जो हीट सप्लाइड है दैट इज 1 2 3 4 यूनिट्स, मतलब 800 कैलोरीज सप्लाई कर रहे हैं। और पिछले क्वेश्चन में अपन ने मास 20 ग्राम्स कैलकुलेट कर लिया था, राइट? सो 20 इंटू एल एफ इज 800, तो यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना आ जाएगा? 40। सीजीएस यूनिट्स मतलब कैलोरीज पर ग्राम, राइट? ऑप्शन सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में अपन ये वाले लाइन को ऑब्जर्व करेंगे। इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इज अगेन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मतलब 80 से 120, तो डेल्टा वाई 40 होगा, एंड डेल्टा एक्स मतलब 1 2 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स मतलब 600, राइट? तो इसका जो स्लोप है वो 1 अपॉन 15 आ रहा है, एंड डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी से डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू की वैल्यू 1 अपॉन एम एस आ जाएगी, और ये भी स्लोप का काम कर रहा है। तो लिक्विड के लिए m इंटू एस इज इक्वल्स टू 15। मास तो लिक्विड का भी सेम रहेगा जो सॉलिड का अपने निकाला था, 20 ग्राम्स। दैट मीन्स 20 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू 15। तो लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 15 अपॉन 20 विच इज 3/4, विच इज 0.75 सीजीएस, मतलब कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, राइट? पैसेज 2। A solid substance of mass 10 grams at minus 10 degrees was heated to minus 2 degrees, still in the solid state. The heat required was 64 calories. Another 880 calories was required
to raise the temperature of the substance now in the liquid state to 1 degrees, while 900 calories was required to raise the temperature from -2 to 3 degrees. तो देखो ये जो डेटा दिया हुआ है इसको समराइज कर लेते हैं। -10 डिग्रीज से -2 डिग्रीज, इस रेंज में वो सॉलिड ही रहा होगा। इसके लिए जो हीट सप्लाई किया फॉर 10 ग्राम्स ऑफ सॉलिड, इसके लिए हीट रिक्वायर्ड वाज 64 कैलोरीज, राइट। तो इस डेटा से अपन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे अपन 64 Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी अप्लाई कर सकते हैं। Q मतलब 64 इक्वल्स टू ms डेल्टा टी कितना होगा, -10 से -2, डेल्टा टी इज 8 और मास भी 10 ग्राम्स दिया हुआ। तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.8 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आ रहा है, राइट। ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट। तो देखो लिक्विड स्टेट के लिए क्या कहा गया, -10 से -2 तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके लिए 64 कैलोरीज रिक्वायर्ड था। अनदर 880 कैलोरीज इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस टू 1 डिग्रीज। मतलब -2 से 1 डिग्रीज तक रेज करने के लिए टोटल 880 कैलोरीज की हीट की रिक्वायरमेंट थी। और इस इंटरवल में सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन भी हो गया होगा, राइट। और एक और डेटा दिया हुआ है, देखो इधर 900 कैलोरीज वाज रिक्वायर्ड टू रेज फ्रॉम -2 टू 3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब -2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए 900 कैलोरीज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये दोनों डेटा से अपन बोल सकते हैं कि अगर -2 से 1 880 कैलोरीज रिक्वायर्ड और -2 से 3 पहुंचाने के लिए 900 कैलोरीज रिक्वायर्ड है, इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए 900 - 80 20 कैलोरीज रिक्वायर्ड होगा, है ना। और इस रेंज में तो जो सब्सटेंस है वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहा होगा। अपन -2 से 1 के बीच में Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बीच में स्टेट चेंज भी हुआ होगा। बट यहाँ पे 1 से लेके 3 तक के रेंज में वो हमेशा लिक्विड स्टेट में है। तो इस रेंज में अपन Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी अप्लाई कर सकते हैं। Q मतलब 20, मास इज 10 ग्राम्स, लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करना है एंड डेल्टा टी फ्रॉम 1 to 3 इज 2। तो इसको सॉल्व करने पर लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आ रहा है, राइट। ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज 0 degrees, then find the latent heat of the substance। 0 डिग्रीज पे अगर वो मेल्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट कैसे निकालेंगे। ये डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एक सेकंड। ये पूरा गिवन डेटा है, राइट, जिसको अपन ने समराइज किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए ये डेटा ऑब्जर्व करो। मेल्टिंग टेम्परेचर 0 डिग्रीज दिया हुआ है और इस इंफॉर्मेशन से लेटेंट हीट चाहिए। तो अपन इन दोनों में से कोई भी एक रेंज ले सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन या फिर सेकंड कंडीशन। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ तो -2 से 1 डिग्रीज ले जाने के लिए सबसे पहले -2 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ले गए होंगे। इस रेंज में वो सॉलिड रहा होगा, राइट। तो सॉलिड का अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 मान लूँ, जो हमने फोर्थ क्वेश्चन में निकाल लिया था, यहाँ पे जो हीट सप्लाइड होगा वो m इंटू S1 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब 2। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हुआ होगा तो यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट m इंटू LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यही हमें कैलकुलेट करना है। एंड फाइनली 0 से 1
0 से 1 के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो अगेन m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी विच इज 1, और इन तीनों हीट का जो सम होगा वो 880 के इक्वल होना चाहिए। सॉलिड का जो स्पेसिफिक हीट हमने निकाला था वो था 0.8 और लिक्विड का 1, तो वैल्यूज डाल दो 10 इंटू 0.8 इंटू 2 प्लस 10 इंटू LF प्लस 10 इंटू 1 दिस इज 880। तो कितना आ रहा है? 10 इंटू 0.8 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 10 26, 880 माइनस 26 इज 854। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 85.4 आ जाएगा यूनिट्स कैलोरीज पर ग्राम, राइट? ऑप्शन ए। All right, now let's see passage 3. Figure shows 3 processes for an ideal gas. The temperature at A is 600 Kelvin, pressure is 16 atm and volume 1 liter. यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 600 केल्विन, प्रेशर 16 atm और वॉल्यूम 1 लीटर। द वॉल्यूम एट बी पे वॉल्यूम 4 लीटर हो गया, ये ग्राफ से ही हमें दिख रहा है। यहाँ पे खाली टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं, प्रेशर वॉल्यूम तो ग्राफ से अपन देख पा रहे हैं। A पे टेम्परेचर 600 केल्विन। आउट ऑफ द टू प्रोसेस AB एंड AC, वन इज एडियाबैटिक एंड द अदर इज आइसोथर्मल। तो ये वाला आइसोथर्मल होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस ज्यादा स्टीप होता है, राइट? ये अपन ने पढ़ा था। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस CP अपॉन CV, ये 1.5 दिया हुआ। आंसर द फॉलोइंग, विच प्रोसेस इज एडियाबैटिक? तो A to B एडियाबैटिक होगा, राइट? द वन विच इज स्टीपर कंपेयर टू आइसोथर्मल। कंप्यूट द प्रेशर ऑफ द गैस एट B। तो अगर A to B प्रोसेस इज एडियाबैटिक तो अपन प्रेशर एट A इंटू वॉल्यूम एट A टू द पावर गामा इक्वल्स टू प्रेशर एट B इंटू वॉल्यूम एट B टू द पावर गामा लिख सकते। तो B पे जो प्रेशर होगा वो VA अपॉन VB टू द पावर 1.5 टाइम्स PA and VA upon VB is 1 upon 4 to the power 3/2 and pressure at A जो है वो 16 atm given था, right? 1/4 to the power half is 1/2 and 1/2 to the power 3 is 1/8। तो ये वाला टर्म 1/8 होगा into 16, तो रिक्वायर्ड प्रेशर B पे 2 atm के इक्वल आ जाएगा, राइट? क्वेश्चन 9, कंप्यूट द टेम्परेचर एट C। अच्छा, यहाँ पे A to C तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो C का टेम्परेचर A के टेम्परेचर के इक्वल होगा विच इज 600 केल्विन, राइट? कंप्यूट द वॉल्यूम एट C। Pressure at A into volume at A will be equals to pressure at C into volume at C, and pressure at C is same as pressure at B, right? तो इसको pressure at B into volume at C लिख सकते हैं। pressure at A मतलब 16, volume at A मतलब 1 लीटर। pressure at B अब हमने निकाल दिया था ना पिछले क्वेश्चन में, pressure at B कितना आया था 2 atm and volume at C निकालना है। तो इस इक्वेशन से अपन volume at C 8 लीटर्स बोल सकते हैं, राइट? Passage 4, when a system is taken from state I to state F along the path IAF, it is found that Q is 50। IAF मतलब ये वाला पाथ, इस पाथ के लिए Q की वैल्यू 50 कैलोरीज है एंड W इज 20। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो से डेल्टा U जो है वो Q माइनस W 30 कैलोरीज आ जाएगा। एंड अलोंग द पाथ IBF, IBF मतलब ये वाले पाथ कह रहा हूँ, ये वाले पाथ के लिए Q दिया हुआ 36 कैलोरीज,
So they are asking what is W along the path IBF. Path IBF के लिए भी अपन डेल्टा U तो सेम मान सकते हैं 30 कैलोरीज एंड Q is W plus डेल्टा U. तो W Q minus डेल्टा U हो जाएगा which is 6 कैलोरीज राइट. अच्छा यहाँ पे सब कुछ जूल्स में दिया हुआ है. आंसर की में शायद आंसर जूल्स में दिया है बट ये कैलोरीज होना चाहिए ना, सब कुछ कैलोरीज में दिया हुआ है. ऑलराइट, तो ये करेक्शन कर लेना. आंसर में आई थिंक 6 जूल्स दिया हुआ है बट एक्चुअली इट शुड बी 6 कैलोरीज बिकॉज ऑल अदर यूनिट्स आर इन कैलोरीज राइट. If W is minus 13 for the curved path Fi, what is Q for this path? अच्छा, पाथ Fi के लिए जो डेल्टा U होगा वो नेगेटिव ऑफ दैट ऑफ IAF होगा. अगर IAF से जाने के लिए डेल्टा U 30 आ रहा था तो F से I आने के लिए डेल्टा U माइनस 30 होगा राइट. IAF मतलब स्टार्टिंग I एंड एंडिंग F. इसके लिए डेल्टा U 30 था तो स्टार्टिंग F से एंडिंग I अलोंग एनी ऑफ द पाथ डजंट मैटर. डेल्टा U जो है वो स्टेट फंक्शन है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. तो F से I के लिए डेल्टा U माइनस ऑफ 30 होगा राइट. और F से I के लिए W की वैल्यू माइनस 13 बोल रहे तो Q जो है वो डेल्टा U प्लस W माइनस 43 कैलोरीज आ जाएगा आंसर. ओके. इफ UI is 10 कैलोरीज व्हाट इज UF? UF माइनस UI जो है वो 30 कैलोरीज आया था तो UI अगर 10 है तो UF 40 हो जाएगा राइट. 40 कैलोरीज. If UB is 22 calories, what is Q for the process IB? देखो ये जो W दिया हुआ है हमें UI मिल गया ना इस सवाल से. UI 10 कैलोरीज पता है हमें. तो प्रोसेस IB के लिए जो डेल्टा U होगा वो 22 माइनस 10 12 कैलोरीज होगा. एंड प्रोसेस IB के लिए जो वर्क डन है दैट इज सेम एज वर्क डन फॉर प्रोसेस IBF. क्यों? क्योंकि B से लेके F तक वर्क डन इज 0. B से लेके F तक द प्रोसेस इज आइसोकोरिक तो इसका वर्क डन 0 होगा. तो जो भी वर्क डन हमें IBF प्रोसेस का मिला था या फिर IBF प्रोसेस का जो वर्क डन दिया हुआ है 20 कैलोरीज वो एक्चुअली IB प्रोसेस का ही वर्क डन होगा 20 राइट. तो IB प्रोसेस के लिए जो हीट सप्लाइड होगा वो डेल्टा U 12 प्लस 20 32 कैलोरीज आ जाएगा आंसर. ओके. अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे डेटा में अपन एक मिस्टेक कर दी. ये जो 20 कैलोरीज वर्क डन है वो IAF के लिए दिया था. IBF का जो वर्क डन है वो हमने यहाँ पे निकाला था ना. व्हाट इज द वर्क डन अलोंग IBF? IBF का वर्क डन वाज 6 कैलोरीज. तो ये 20 के बजाय 6 होना चाहिए. तो हीट सप्लाइड फॉर IB प्रोसेस जो है वो 12 प्लस 6 18 कैलोरीज आ जाएगा राइट. ओके. पैसेज 5. The figure shows the variation of potential energy of 2 moles of argon gas with its density in a cyclic process ABC. The gas was initially at state A. ये initial state दिया हुआ है इसका. whose pressure and temperature are 2 atm and 300 kelvins. It is also stated that path A to B is rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola मतलब ये वाला जो path है इसमें XY will be constant. आइसोथर्मल नहीं बोल सकते क्योंकि वो खाली प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ के लिए होता है. यहाँ पे y एक्सिस पे इंटरनल एनर्जी है और x एक्सिस पे डेंसिटी राइट. तो AB प्रोसेस के लिए U
एंड डेंसिटी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट स्टेट सी इज 3000 R। यहाँ पे U की वैल्यू 3000 R गिवन है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Which option is correct? Process AB is isobaric। देखो प्रोसेस BC जो है वो डेफिनेटली आइसोथर्मल होगा, राइट। प्रोसेस BC में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एंड डेंसिटी का कांस्टेंट होना मतलब अगर मैं ये वाला इक्वेशन अप्लाई करूं Pm इक्वल्स टू रो RT, तो प्रोसेस CA में हमें डेंसिटी कांस्टेंट दिख रहा है। डेंसिटी का कांस्टेंट होना मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में होता है, राइट, आइसोकोरिक। तो प्रोसेस CA को अपन आइसोकोरिक असाइन कर सकते हैं। प्रोसेस BC मतलब आइसोथर्मल। और अभी प्रोसेस AB की बात करते हैं। प्रोसेस AB में इंटरनल एनर्जी और डेंसिटी इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, राइट। Pm इक्वल्स टू रो RT से अपन डेंसिटी को Pm अपॉन RT लिख सकते हैं। डेंसिटी इज Pm अपॉन RT एंड इंटरनल एनर्जी इज N CV इंटू T। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर प्रेशर ही कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, राइट। तो प्रोसेस A टू B जो है वो आइसोबारिक होगा, प्रेशर कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन डी मैच हो रहा है, राइट, 15th का। ओके। द हीट सप्लाइड टू द गैस इन द प्रोसेस AB, ए से भी जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है। तो हीट सप्लाइड कितना होगा? आइसोबारिक के लिए अपन हीट सप्लाइड N CP डेल्टा T लिख सकते हैं। प्रोसेस A से B के लिए टेम्परेचर एट A हमें पता है 300 केल्विन, और इंटरनल एनर्जी एट C और B सेम होगा। ये हमें 3000 R दिया हुआ। इंटरनल एनर्जी को अपन N इंटू CV मतलब 3R/2 टाइम्स T लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन को टेम्परेचर एट B मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स भी 2 दिया हुआ, तो टेम्परेचर एट B 1000 केल्विन आ रहा है। तो A से B के लिए जो हीट सप्लाइड है वो NCP डेल्टा T मतलब 2, CP मतलब 5R/2 एंड डेल्टा T मतलब 1000 माइनस 300 विच इज 700। तो यहाँ से हीट सप्लाइड की वैल्यू 3500 R के इक्वल आ रही, राइट। क्वेश्चन 17, हीट सप्लाइड इन द प्रोसेस CA। प्रोसेस CA मतलब कौन सा प्रोसेस था? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होगा और हीट सप्लाइड की वैल्यू NCV डेल्टा T। डेल्टा T मतलब N मतलब 2, CV मतलब 3R/2 एंड डेल्टा T मतलब टेम्परेचर एट A विच इज 300 माइनस टेम्परेचर एट C विच इज 1000। तो माइनस 700 इंटू 3 माइनस 2100 R। ऑप्शन डी मैच हो रहा है, राइट। पैसेज 6, a solid aluminum sphere and a solid lead sphere of same radius are heated to the same temperature and allowed to cool under identical surrounding temperatures. Specific heat of aluminum दिया हुआ है 900 और lead का 130। aluminum का density दिया हुआ है, lead का density दिया हुआ है। Assume that the emissivity of both the sphere is the same. The ratio of rate of loss of heat of the aluminum sphere to the rate of loss of heat from the lead sphere. जिस रेट से हीट लूज होगा स्टीफन लॉ से वो कितना होता है? सिग्मा A T to the power 4 minus temperature of the surrounding to the power 4।
राइट, इनटू एमिसिविटी भी करेंगे तो सिग्मा दोनों के लिए सेम होगा, रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगा, और उनका टेम्परेचर भी सेम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सेम, और दोनों का एमिसिविटी भी सेम मान है, तो दोनों का जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो सेम ही आ जाएगा ना, 1:1, तो रेशियो जो है वो 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, dq बाई dt को अपन ms dt बाई dt लिख सकते हैं, जो कि दोनों के लिए सेम आया था, कांस्टेंट। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ms होगा, राइट। सो द रेशियो ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम टू दैट ऑफ लेड स्फीयर, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा मास ऑफ लेड into specific heat of lead upon mass of aluminium into specific heat of aluminium। मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। डेंसिटीज दिया हुआ, लेड का डेंसिटी 2.7 इंटू 10⁻³ एल्यूमिनियम का डेंसिटी 10 इंटू 10⁻³ और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेड का 130 और एल्यूमिनियम का 900। तो इसको सॉल्व कर लो, 10⁻³ कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 3 इंटू 300, इनफैक्ट 9 इंटू 100 कर दो, और 2.7 डिवाइड बाई 9 इज 0.3, 13 इंटू 0.3 इज 3.9, तो 3.9 अपॉन 100 मतलब 39 अपॉन 1000, ये रेशियो आ रहा है। When the temperature of spheres T is not too different from the surrounding temperature, the reading object obeys Newton's law of cooling, right? ये theoretical question है, ये हमने पढ़ा था। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है तो अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मतलब रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग, राइट। ओके, तो अभी मैच द फॉलोइंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ पीस ऑफ मेटल ऑफ डेंसिटी ρ1 floats on mercury of density ρ2, the coefficients of expansion of the metal and the mercury are gamma1 and gamma2. The temperatures of both mercury and metal are increased by delta T, right? If gamma2 is more than gamma1, no effect on submergence. देखो यहाँ पे दो चीजें, एक तो सबमर्जेंस वाला इफेक्ट हमें देखना है और एक कितना वो सिंक कर रहा है। तो वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इक्वल होगा, और टेम्परेचर के बढ़ने पर दिस विल बिकम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट डेल्टा टी, and density of liquid will be density of liquid upon 1 plus gamma L delta T. लिक्विड मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का डेंसिटी ρ2 दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन गामा2, तो इसको अपन ρ1 अपॉन ρ2 1 प्लस गामा2 डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा1 डेल्टा टी। तो अगर गामा2 गामा1 से ज्यादा है तो फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल सबमर्ज्ड इन द मर्क्यूरी, इस पे क्या इफेक्ट होगा? अच्छा, इसमें जो बी एंट्री है इसमें करेक्शन है, यहाँ पे डिफरेंस इन फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल सबमर्ज्ड इन मर्क्यूरी होना चाहिए था, डिफरेंस। ओके, तो सारी एंट्रीज एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पे अगर गामा2 गामा1 से ज्यादा होगा तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट मीन्स द सॉलिड विल सिंक मोर। तो फर्स्ट एंट्री सी से मैच हो रहा है। इफ गामा1 इज इक्वल्स टू गामा2, उस केस में फ्रैक्शन इमर्स्ड सेम रहेगा, राइट, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो सेकेंड एंट्री जो है वो ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। इफ गामा2 इज लेस देन गामा1, उस केस में फ्रैक्शन इमर्स्ड कम हो जाएगा, दैट मीन्स द सॉलिड विल लिफ्ट अप,
तो ये डी से मैच हो रहा है। एंड गामा 2 माइनस गामा 1 डेल्टा टी मतलब दिस इज एक्चुअली द न्यू फ्रैक्शन विच इज इमर्स्ड माइनस ओरिजिनल फ्रैक्शन विच इज इमर्स्ड। न्यू फ्रैक्शन जो इमर्स हो रहा है वो कितना आ रहा है, रो 1 बाई रो 2 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी। एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन जो इमर्स था वो रो 1 अपॉन रो 2 ही था, तो ये -1 हो जाएगा डिफरेंस। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी -1 माइनस गामा 1 डेल्टा टी, तो गामा 2 माइनस गामा 1 डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी इंटू रो 1 बाई रो 2। एक्चुअली एंट्री बी में थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये स्टेटमेंट से वो लोग चेंज इन फ्रैक्शन अपॉन ओरिजिनल फ्रैक्शन ये टर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो चेंज इन फ्रैक्शन तो अपने निकल गया यहाँ पे, एंड अपॉन ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब अपॉन रो 1 बाई रो 2, तो रो 1 बाई रो 2 कैंसिल हो जाएगा। एंड 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी में अपन गामा 1 डेल्टा टी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत ही छोटा होगा। सो गामा 2 माइनस गामा 1 डेल्टा टी, ये जो एंट्री है ये चेंज इन फ्रैक्शन अपॉन ओरिजिनल फ्रैक्शन इससे मैच कर रहा होगा, विच इज ऑप्शन बी, राइट। क्वेश्चन 22, in a container of negligible mass m grams of steam at 100 degrees is added to 100 grams of water that has temperature 20 degrees. If no heat is lost to the surroundings at equilibrium, match the items given in column 1 with that of column 2. तो देखो फर्स्ट केस में स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ, और फर्स्ट केस में स्टीम का जो मास है दैट इज 20 ग्राम्स, और इसको 100 ग्राम्स पानी में मिलाया जा रहा है विच इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो सबसे पहले जब स्टीम पानी में कन्वर्ट होगा तो कितना हीट रिलीज करेगा, 540 इंटू 20, और जब पानी 20 से 100 जाएगा तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, ms डेल्टा टी 100 इंटू 1 इंटू 8। हीट का एब्जॉर्ब करना मतलब नेगेटिव -8000 कैलोरीज उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ से कितना रिलीज हुआ 540 इंटू 20 मतलब 10,800 कैलोरीज रिलीज हुआ। तो हीट का जो बैलेंस है वो कितना होगा, 10,800 माइनस 8,000, तो दैट इज 2,800 कैलोरीज, राइट। तो ये हीट अभी पानी को सप्लाई करेगा, तो उसमें से कितना पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। 2,800 इक्वल्स टू m इंटू 540, सो 280 अपॉन 54 कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 5.2 ग्राम्स। तो फर्स्ट से सी मैच हो रहा है। मास ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इफ m इज 20, तो अगर स्टीम 5.2 ग्राम्स है तो बचा हुआ पानी होगा। टोटल मास कितना था, 100 ग्राम्स वाटर एंड 20 ग्राम्स स्टीम, तो 120 में से 5.2 गए तो 114.8 ग्राम्स पानी बचा होगा। सो सेकेंड ऑप्शन इससे मैच होगा। एंड इफ m इज 20, फाइनल टेम्परेचर तो 100 ही रहने वाला है क्योंकि स्टीम और पानी को एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर मास ऑफ स्टीम 10 ग्राम्स होता तो यहाँ पे जो हीट रिलीज होता वो हाफ हो जाता। हीट रिलीज जो है वो इंस्टेड ऑफ 10,800 ये 5,400 हो जाता है, राइट। तो अभी हमारे सिस्टम में 100 डिग्रीज पानी है, कितना टोटल 1110 ग्राम्स,
और हीट का बैलेंस शीट क्या है? हीट इज 5400 माइनस 8000। 5400 माइनस 8000 मतलब हीट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव में माइनस 2600 कैलोरीज। इसका मतलब इतना हीट अपन सिस्टम में से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो सिस्टम से अगर 2600 कैलोरीज हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना ड्रॉप डाउन होगा वो अपन निकाल सकते हैं। माइनस 2600 इक्वल्स टू टोटल मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर टी मान लो और इनिशियल वाज 100, राइट। तो इसको सॉल्व करने पर टी माइनस 100 इज माइनस 260 अपॉन 11। तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना होगा? 223 पॉइंट समथिंग, राइट। तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो 76 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 76.4 आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन 23, a sample of gas goes from state A to state B in 4 different manners as shown by the graphs. Let W be the work done by the gas and delta U be the change in internal energy along the path AB. Match the graphs with the statements provided. तो देखो ग्राफ A में वॉल्यूम जो है वो y एक्सिस पे और प्रेशर x एक्सिस पे। जो एक्सपांशन हो रहा है ये वाले पार्ट पे एक्सपांशन हो रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो कंपैरेटिवली कम प्रेशर पे हो रहा है। और जो जिस पार्ट में वॉल्यूम कम हो रहा है वो हायर प्रेशर पे हो रहा है, तो ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, राइट। ए और बी का अगर हम टेम्परेचर कंपेयर करते हैं तो बी पे प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम सेम है, तो टेम्परेचर ऑफ बी ज़्यादा होगा टेम्परेचर ऑफ ए से, तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, राइट। सो वर्क डन इज नेगेटिव वेर एज डेल्टा यू इज पॉजिटिव। वन जो है वो डी से मैच हो रहा है, इसको नंबर कर दो 1 2 3 4। वैसे ही सेकेंड ऑप्शन देखो, यहाँ पे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है और वॉल्यूम को कंपेयर करने के लिए ये दो आइसोकोर्स बना दो। PV इक्वल्स टू nRT, इसमें प्रेशर इज nr अपॉन v। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है उसका स्लोप nr अपॉन v होगा। स्लोप ज़्यादा मतलब वॉल्यूम कम, तो A से B जाते समय वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम का कम होना मतलब वर्क डन विल बी नेगेटिव, और इसके इसमें टेम्परेचर भी कम हो रहा है, सो डेल्टा यू इज ऑल्सो नेगेटिव, सो बोथ आर नेगेटिव। सेकेंड डी से मैच हो रहा है। थर्ड, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाई दे रहा है, और अपन ग्राफ से ही देख सकते हैं कि टेम्परेचर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा यू नेगेटिव होगा और वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो थर्ड सी से मैच हो रहा है। एंड फाइनली फोर्थ, यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। इसमें वर्क डन कैसे, साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर मान लो ये पूरा कंप्लीट लूप होता तो डेल्टा यू नेगेटिव, डेल्टा यू जीरो हो जाता। खाली ए से बी तक का कंपेयर करना है, तो ए से बी तक टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? ए और बी दोनों में प्रेशर सेम है और बी पे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो टेम्परेचर ऑफ बी भी कम होगा टेम्परेचर ऑफ ए से। दैट मीन्स डेल्टा यू विल बी नेगेटिव, राइट। एंड व्हाट अबाउट वर्क डन? ओवरऑल वॉल्यूम को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ओवरऑल वॉल्यूम तो कम हो रहा है, तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा, राइट। सो फोर्थ भी बी से मैच हो रहा है। क्वेश्चन 24, an ideal monoatomic gas at initial temperature T naught expands from V naught to 2 V naught volume by each of the following 5 process. आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होगा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर वाला ये दिख रहा है AE, राइट।
तो फर्स्ट एंट्री ई से मैच हो रहा है. आइसोबारिक मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर T0 से 2 T0 जा रहा है एसी पे, और वॉल्यूम भी V0 से 2 V0 जा रहा है. मतलब एसी प्रोसेस में टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो एसी आइसोबारिक होगा. तो सेकेंड एंट्री ऑप्शन बी से मैच होगा. एंड थर्ड एंट्री एडियाबैटिक. देखो यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस की बात हो रही है, एंड PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक एंड PV इज nRT. तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, V टू द पावर गामा -1 टाइम्स टेम्परेचर, ये कांस्टेंट आ जाएगा. और ये ग्राफ का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से मैच होगा, राइट. मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा. तो सबसे अप्रोप्रिएट ग्राफ कौन सा होगा इसका? AF. वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, राइट. तो थर्ड का आंसर ई होगा. एक सेकेंड, फर्स्ट का अपन ने गलत लिखा है. फर्स्ट का आइसोथर्मल मतलब AE. तो AE जो है वो डी एंट्री से मैच होगा. तो 1D 2B एंड 3, ये सही आंसर होगा. ओके. All right, so with this we have completed exercise 3. Thank you. Take care.